भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज शारदा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय मंथन युवा संसद के इस कार्यक्रम में उपस्थित जो अतिथि के रूप में हम सबके बीच बैठे हैं, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव, हम सबके संरक्षक आदरणीय श्री सुरेश जैन जी, हमारी इस शारदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर आदरणीय शिवाराम खरे जी, प्रो वाइस चांसलर आदरणीय परमानंद जी, डीन हमारी डॉक्टर कोमल बेग जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदिना श्रीमती स्मृति सिंह चौहान जी, और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारी इस यूनिवर्सिटी के सभी सम्मानित प्रोफेसरगण, यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों, आप सबका मैं यहाँ इस युवा संसद में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से कुछ बच्चों ने जाकर इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और कहा मैं शारदा यूनिवर्सिटी से आया हूँ, लॉ का विद्यार्थी हूँ, युवा संसद का कार्यक्रम कर रहा हूँ। यदि आपके पास समय हो तो निश्चित हमारे कार्यक्रम में आकर हम बच्चों को आशीर्वाद देने की कृपा करें। लेकिन जब मैंने सुना कि हमारे लॉ के सब विद्यार्थी हैं, युवा संसद कर रहे हैं, तो मन में लगा कि निश्चित इन बच्चों के साथ हमें युवा संसद में भाग लेना चाहिए। और उसी के तहत आज मैं आप सब लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए पुनः आप सब लोगों का जो यहाँ डाइस पर उपस्थित हैं, यहाँ बच्चे उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। और अभिनंदन करने के पीछे ध्येय हमारा है कि आप जैसे ही बच्चों को आगे चलकर देश की सेवा करना है, देश को संवारना है और देश को आगे ले जाना है। मैं भी आप जैसा विद्यार्थी था। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ का विद्यार्थी था। जब मैं विद्यार्थी था तो मन में था कि स्वतंत्र होकर काम करूं
और ईमानदारी के साथ काम करूं। लेकिन जब तक एलएलबी नहीं की थी, उस समय एक जिज्ञासा थी कि मैं एथलीट बनूं और देश में नाम कमाऊं। और उसके लिए लगता था कि शायद मुझे वो परिश्रम करना चाहिए जिस परिश्रम के माध्यम से मैं मैराथन दौड़ का एक अच्छा एथलीट बन सकूं। मैंने बेहद मेहनत की। मैं डेली 40 किलोमीटर रेस लगाता था। सुबह 2:30-3 बजे फील्ड पर पहुंच जाता था और 40 किलोमीटर रेस कंप्लीट करने के बाद फिर कॉलेज जाता था। इस कठिन परिश्रम के बावजूद भी कई कंपटीशन हम लोगों के साथ आए, दतिया से झांसी का, उन्नाव से कानपुर का। लेकिन उन कंपटीशन में जब दूसरी प्राइज दी गई और दूसरी प्राइज में भी ABCD करके दी गई, जिन्हें करीब 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पीछे छोड़ के आया था, वो मुझसे A और B श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे। मुझे जब C श्रेणी का पुरस्कार दिया गया तो मेरे मन में आया कि इसमें मेहनत करने के बावजूद भी हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, इसमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं है। इसके बाद LLB की। LLB करने के बाद भी कोर्ट में 2 साल प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद जब कोर्ट में खड़े होके सच बोलने की बात आती थी तो मुझे शांत रहना पड़ता था। और इस हिसाब से करते करते पता चला कि हमारे जो क्लाइंट थे वो उससे नाराज़ होने लगे कि भाई तुम्हें तो ये केस हमने जीतने के लिए दिया था, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। मैंने कहा आपका इसमें सत्यता कुछ नज़र में नहीं आ रही है। उसके बाद मन में लगा करे हम तो वकालत में आए थे, वकालत में तो हमें जिन लोगों को सहायता करना है, सारी चीज़ सहायता है, वो लोग तो नहीं आते, गरीब लोग। लेकिन कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिन केसों के माध्यम से मुझे पैसा तो मिल जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है। इसके बाद 1988 में एक मन में ध्यान आया, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के चुनाव 17 साल बाद 1988 में हुए। मुझे लगा क्यों ना समाज सेवा की जाए और छोटे से नगर पालिका के मेंबर के रूप में नगर पालिका में पहुंचा जाए, जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, प्रैक्टिस भी करता रहूंगा, नगर की सेवा भी हो जाएगी। मैं चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गया। शेष ढेर सारी परेशानियां आई, यहां तक कि नॉमिनेशन में भी परेशानियां आई। बच्चों, अगर तुम्हें कोई सफलता प्राप्त करनी है और आगे बढ़ना है तो जो चुनौतियां आपके समक्ष आएंगी उनको सारा हंसते हंसते झेलते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं बताता हूं किस तरीके से नगर पालिका का मेंबर बनने के बाद वहां के लोगों ने देखा, अरे तो वकील है, अपने काम में धुन में लगा रहता है, क्यों ना इसे विधायक बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विधायक का टिकट दिया और 1991 में मैं पहली बार विधायक बना। और विधायक बनने के बाद मुझे लगा कि हम अपनी बात को सच्चाई से समाज के बीच रख सकते हैं, अधिकारियों के बीच रख सकते हैं। 91 के बाद 1996 में मैं सांसद बना और सांसद बनने के बाद आज 2019 में 5वीं बार सांसद बना। और बनने के बाद मेरे मन में आज लगता है कि मुझे जो सच बात करना चाहिए वो सच बात करने का एक मंच मुझे प्राप्त हुआ है। हमेशा अगर किसी की मदद करना है, सच बोल के आगे बढ़ना है, सच बोलिए, आगे बढ़िए। बच्चों, ये सच्चाई का ही फल है कि मैं नगर पालिका से लेके विधायक, विधायक से लेके सांसद और सांसद के साथ होते हुए आज यदि
केंद्रीय राज्य मंत्री के बीच अगर आपके बीच उपस्थित हूँ तो वो सिर्फ एक छोटी सी बात कि ईमानदारी से काम करना और सच्चाई से अपनी बात को कहना, अगर सामने भी बड़ी भी मुसीबत खड़ी हो तब भी उसका सच्चाई के साथ उसका मुकाबला करना। आज आप सब लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कोई फर्स्ट ईयर का होगा, कोई सेकेंड ईयर का, कोई फाइनल का होगा। निश्चित यहाँ से डिप्लोमा प्राप्त करके आप सब लोग निकलेंगे। आज ये वह संसद है, आप सब लोगों ने देखा होगा किस तरीके से हमारे लोकसभा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी G20 हुआ, G20 में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक विश्व की शक्ति बन के उभरा है। और विश्व की शक्ति बन के जो उभरा है, आप समझ सकते हो आज से 9 साल पहले इस देश की क्या स्थिति थी। हम लोग जहाँ देखते थे, सारी चीज़ें देखते थे, हम लोगों को कष्ट होता था कि ये हो क्या रहा है देश में। अगर एक बात आपके सामने अगर रखूं कि जब से देश स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 2008 तक इस देश में अगर स्टूडेंट को, किसानों को, माताओं बहनों को, हर वर्ग को यह सहायता दी गई थी बैंकों के द्वारा, तो मात्र 18 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। लेकिन 2008 और 14 के बीच जो 6 साल आए, 6 साल में ये रकम बढ़ाकर 52 लाख करोड़ रुपए कर दी गई थी। अब आप समझ सकते हो कि जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर अभी तक मात्र 18 लाख करोड़ रुपए और 6 साल में 34 लाख करोड़ रुपए लोन दे देना, ये सरकारों का रवैया था। उन्हें लगता है कि पैसों के बल पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं, पैसों के बल पे ही हम सरकार बना सकते हैं और पैसों के बल पे हम सरकार में रह सकते हैं। लेकिन बच्चों, आज हम सब लोग देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे गरीब माताओं बहनों के लिए, हमारे किसानों के लिए, आज उन्होंने जो काम किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने पैसे का सदुपयोग करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश को शक्तिशाली बनाने का काम किया है। आज आप सब लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सूझबूझ के साथ देश के लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाई। हम लोग तो विद्यार्थी थे, उस समय देखते थे, उस समय हाई स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ते थे। अब आप लोग तो बच्चे हो, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा उस बीमारी को। यहाँ कुछ जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं उन्होंने देखा होगा इस बीमारी को, जिसे हम लोग चेचक के रूप में जानते थे। वो चेचक की बीमारी हम लोग उसे बड़ी माता छोटी माता कह के, क्योंकि हमारे पास कोई दवाई नहीं थी, उसका इलाज उसी तरीके से करते थे। लेकिन जब वो बीमारी किसी को आती थी, चेहरे पे फपोड़ा से पड़ जाते थे और चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता था। लेकिन देश में 30-35 साल तक उस दवाई का कोई इलाज नहीं, उसे बीमारी का कोई इलाज नहीं हो सका, कोई वैक्सीनेशन नहीं बनाई जा सकी। 35-40 साल के बाद वैक्सीन बनी, अब उसे इजाज़त मिला है। लेकिन कोरोना काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 1 साल में ही एक वैक्सीन नहीं 3 प्रकार की वैक्सीन बनाने का काम किया। और बनाने के बाद उन्होंने देश को उबारने का काम किया। और देश का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा, बेलाई कोई नागरिक होगा, वरना इस समय तो
225 के करीब लोगों को वैक्सीन का डोज दिया जा चुका है। अब हम लोग इन सब ये बातें, हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि इस भारतवर्ष के कल के आप भविष्य हो और तुम्हें इस देश को आगे ले जाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी 1 साल आज़ादी का अमृत का महोत्सव मनाया। ढेर सारे उन्होंने काम किए और उन्होंने, क्योंकि मैं तो लोकसभा में उस समय भी था जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1996 में पहली बार शपथ ली थी और 13 दिन सरकार चली थी। उस समय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। उस समय भी मैं लोकसभा की हाउस में था और अब जब मोदी जी ने 75वीं वर्षगांठ मनाई, उस समय में भी मोदी जी के साथ लोकसभा में था। अब उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव को समाप्त होने के बाद उन्होंने अब एक विजन दिया 25 साल का। हम युवाओं को जो हमारे युवा हैं उन्हें 25 साल का एक अमृत काल उन्होंने जो समय दिया है, उन्होंने कहा है कि इस अमृत काल में हमें उन सारी चीज़ों को करना है जिसमें देश जब 2047 आए, जब आज़ादी की हम 100वीं वर्षगांठ मनाएं, उस समय हमारा देश विश्व में अलग ही दिखा से नहीं, उन सारी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और हमारा देश आगे प्रगति कर सके। आज मैं कह सकता हूँ इन्हीं सारी चीज़ों के बावजूद भी ये सारे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से आपने देखा होगा हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है। उस विधेयक के माध्यम से हम लोग जो देश में, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 में लाल किले की प्राचीन से कहा था कि हमारे देश में जो 5 फंड दिए गए थे, उसमें कहा था उन्होंने कि हमें हमारे देश की जनता को जो गुलामी के जो चिन्ह हैं उन्हें उससे दूर करना है और गुलामी की जो भी निशानियां हैं उन्हें हमें ख़त्म करना है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उन्हीं में से एक प्रण को लेते हुए जो हमारी आईपीसी है, सीआरपीसी है और साक्षात नियम हैं, एविडेंस है, इन्हें सब में बदलाव करने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो भारतीय दंड संहिता 1960 को हम भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2030 के रूप में प्रस्तावित करेंगे। हमारी जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम 2030 के रूप में से प्रस्तावित करेंगे। और हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है, उसको हम भारतीय साक्ष्य विधेयक द्वारा प्रस्तावित करके इस देश को नए विधेयक देंगे जिससे हम देश की जनता को न्याय दे सकें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये तीनों जो कानून, जो हमारे निवर्तमान कानून हैं, वो ब्रिटिश शासन को मजबूत करने, उनकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और उनका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना था। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। ये कैसा कानून है जो हमें दंड देने का कानून बना हुआ है? और ब्रिटिश संसद ने जिसे पास किया था, गृह मंत्री ने इन तीनों जो विधेयक हैं वो लोकसभा में पेश किए और इसके बाद
उन्होंने विधेयक पेश करने के बाद उन्हें लोकसभा की एक कमेटी बनाकर, जिसमें राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के लोग हैं, राज्यसभा के लोग हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर उसे सौंप दिया है। और उसे चेकिंग के बाद, आने के बाद निश्चित ये लोकसभा में पास हो जाएगा। और जो निवर्तमान जो हमारे कानून हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें ढेर सारा बदलाव किया गया है। वो बदलाव के पीछे ही ध्येय ये है कि हमारे जो युवा लोग हैं उन्हें कम से कम ये एहसास हो कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, विरासत में मिली हैं। हमें विरासत में वो चीज़ें मिले जो अंग्रेजी शासन ने हमें दी हैं, उनका हम पालन करें। हम उनका नहीं, स्वतंत्र देश में स्वतंत्र तरीके से हम, जब हमें कानून मिलेगा, हमें उसका हम पालन करेंगे, उसके साथ देश की जनता के साथ न्याय करेंगे। ये नया कानून होगा, उस कानून के माध्यम से ढेर सारी जो हमारी धाराएं समाप्त की गई हैं, राष्ट्रद्रोह की धारा समाप्त की गई है, 302 की धारा समाप्त की गई है। ये ढेर सारा उसमें बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रद्रोह की धारा को अलग से परिभाषित किया गया है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1977 में, 74-75 में इन धाराओं का दुरुपयोग किया गया था। जो साधारण लोग थे, समाज सेवा करने वाले थे, आरएसएस के लोग थे, अन्य और दल के लोग थे, उनके ऊपर ये लगा के IRD ये मीसा लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। अब ये सारे कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। ये कानून उन्हीं के ऊपर लागू होगा जो हथियार लेकर किसी को आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ये कानून उनको ऊपर लागू होगा। विशेष रूप से मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बच्चों, इन कानून के ही माध्यम से देश को ये संदेश ये सरकार देना चाहती है कि गुलामी की जितनी चीज़ें हैं उन्हें हम समाप्त करेंगे और स्वतंत्र भारत में हमारा स्वतंत्र कानून होना चाहिए, स्वतंत्र हमारी ये विधेयक होना चाहिए जिससे हम देश की जनता को लाभ दे सकें। अभी बीच में एक हमारा जन विश्वास बिल भी आया था, वो पास हो गया। और जन विश्वास बिल के माध्यम से लोकसभा में स्पष्ट कहा गया था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे जो विभाग हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो अपने अपने विभाग में देख लें। इस कानून में कोई ऐसे चीज़ें तो नहीं है जो अकारण लोगों को सजा देने के लिए प्रेरित करती हों। आदमी ने कुछ किया ना हो लेकिन उसे सजा मिल रही हो, वो जेल में डाला हो। ऐसे ऐसे कानून हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। उन सारे कानून को बदलना होगा। इस तरीके से 42 एक्ट बदले गए हैं। उनके अंदर जो भी छोटे छोटे जो धाराएं हैं उन्हें बदला गया है। इसे बनाने के बाद इस कानून का क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है। ये उस तरीके से हैं जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कोई औषधि बनाने वाला कोई व्यक्ति है जो मेडिसिन की फैक्ट्री लगाए हुए है, वो यदि वो गलती करता है, वो गलत तरीके से कोई मेडिसिन बनाता है, तो कानून उसे शिकंजे में कसकर, अभी तक ये होता था कि हम लोगों ने कोई भी गलत मेडिसिन बना दी, करोड़ों पैसे कमा लिए, लेकिन फाइन के रूप में मात्र उसे 5,000 रुपये लिया जाता था। उसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था, लेकिन इसमें सज़ा का भी प्रावधान किया गया है और 1 लाख रुपए तक का भी जुर्माना तय किया गया है। ये छोटी छोटी चीज़ों में जिससे लोगों को भय लगे कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। आज लोग गलत काम करके बच जाते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए ये सारे
हमारा जो जन विश्वास बिल है इसे लाया गया है और सारी चीज़ ले गई हैं। आज विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारी जो विधेयक जो लाए गए हैं 3, जब ये विधेयक लोकसभा में पास हो जाएंगे, पास होने के बाद जब विधान हमारी राज्यसभा में जाएंगे, वहाँ भी पास हो जाएंगे, इसके बाद राष्ट्रपति के बाद कानून बनने के लिए उनके पास चले जाएंगे, ये बन के तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित ही इससे देश को लाभ होगा। हम लोग जो उन्हें दंड देते थे, दंड न देकर उन्हें उसका लाभ देने का काम करेंगे, जिससे उन्हें कानूनी लाभ मिल सके। ये हमारा जो कानून जो है वो किसी तरीके से उनका उद्देश्य दंड देना नहीं हो, बल्कि उनका उद्देश्य हो कि हम उन्हें न्याय दे सकें और उन्हें किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को किया गया है। विशेष रूप से मैं आप सब लोगों के बीच आया हूं और यही आशा विश्वास करता हूं कि विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा मंथन संसद कार्यक्रम में आप लोग जो भाग ले रहे हैं, निश्चित ही एक ही सोच होना चाहिए जो स्वामी विवेकानंद की थी कि हमारा राष्ट्र कैसे प्रगति करे, राष्ट्र कैसे आगे बढ़े। उसी के लिए उन्होंने सारी चीज़ें सब इसी चीज में रखकर उन्होंने सब राष्ट्र के लिए किया है। यही हमारा आप सब लोगों से आह्वान है कि निश्चित स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श, उनके उद्देश्यों को बीच में रखकर इस देश को आगे कैसे बढ़ाएं, ये देश प्रगति कैसे करे, ये हमारा देश सशक्त कैसे हो, इसी बिंदुओं को अपने बीच रखकर निश्चित आप ये जो हमारा युवा संसद है उस पर आज आप सब लोग राष्ट्रीय स्तर पर मंथन करने आए हैं, निश्चित इसमें मंथन करेंगे। आज मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा धन्यवाद कर इस समारोह को प्रारंभ करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।